मॉडिफाइड लॉकडाउन में शराब की दुकानों पर दिखा मेला। शराब की दुकानें न नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। शराब की दुकानें लॉकडाउन के पहले और दूसरे चरण में पूरी तरह से बंद थीं। आज खुली तो दुकानों पर डरावना मंजर दिखा। अगर कोई और मौका होता तो शराब की दुकानों के नज़ारे केवल सोशल मीडिया के मीम्स का मसाला बनकर रह जाते। लेकिन कोरोना से लड़ाई के दौर में दुकानों पर दीवानी सी दिखी भीड़ ने हर किसी को चिंता में डाल दिया। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, तमाम गाइडलाइंस धरी रह गई और पियक्कड़ ये भूल गए कि उनका उन्माद पूरी सोसाइटी को खतरे में डाल रहा है। ऐसे में ये समझना वाकई मुश्किल हो रहा है कि शराब की दुकानें बंद रखने का फैसला गलत था या खोलने का फैसला करके गलती हो गई। इसके साथ ही शराबबंदी की अलग जगाने वाले लोगों की उम्मीदों पर भी आज तुषारपात होता दिखा। अगर शराब को लेकर इस कदर दीवानगी है और दीवानों की इतनी बड़ी तादाद है तो फिर ये सोचना बेमानी है कि शराब को पूरी तरह से बंद किया जा सकता है। मदिरा व्यवसाय रेवेन्यू के बहुत बड़े सोर्सेज में है, इसलिए भी ये मांग हमेशा से सरकारों को पसोपेश में डालने वाली ही रही है। आज इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे इन सवालों के जरिए कि शराब की दुकानों को बंद रखने का फैसला गलत था या अब खोलने का फैसला गलत हो गया है। दुकानों पर जिस तरह से आज हुजूम लगा लोगों का, उसने कोरोना से हमारी लड़ाई को कितना कमजोर किया है। और आज के माहौल के, आज की तस्वीरों के, आज के नज़ारों के लिहाज से देखें तो क्या पूर्ण शराबबंदी कोई व्यावहारिक बात लगती है? हमारे साथ प्राइम डिबेट में आज सीनियर सर्जन डॉक्टर महेश शर्मा जी हैं, पूजा भारती छाबड़ा हैं, आप शराबबंदी आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, धीरेन्द्र सिंह राघव 40 यूथ विंग के प्रेसिडेंट हैं, और रतन विश्नोई जी हैं, रिटायर्ड आरएएस हैं डॉक्टर रतन विश्नोई, और समाज के तमाम अलग अलग पहलुओं पर आप अध्ययन करते रहते हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। डॉक्टर महेश, पहले आपके पास आ रहा हूँ और महेश जी आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, जिस तरह की भीड़ दिखी ना आज, कहाँ तो पिछले 1.5 महीने से 2 महीने से हम कोरोना के नाम से आतंकित हैं। 1 मीटर की दूरी दूसरे आदमी से रखिए, घर में परिचितों से, मित्रों से, अपने आत्मीय लोगों से, जानकार लोगों से जिनके बारे में आप जानते हैं, जिनको आप दिन रात देखते हैं अपने पड़ोस में, उनसे भी आप मिल रहे हैं तो आप 1 मीटर की दूरी रख रहे हैं, मास्क लगा रखा है आपने। तमाम तरह की जो एहतियात हो रही है, जो बताई गई है, वो फॉलो की जा रही है, की जानी चाहिए थी। और दूसरी तरफ ये जो नज़ारा था आज, जिसमें हमने देखा कि किसी तरह की कोई गाइडलाइंस नहीं, लोग यूं टूट कर पड़ रहे हैं जैसे अमृत निकलेगा उन बोतलों में से, शराब नहीं निकलेगी। ये जो तस्वीरें आज दिखाई दी हैं, इनको कितना बड़ा खतरा पाते हैं आप कोरोना से लड़ाई में? डॉक्टर महेश शर्मा। देखिए, लड़ाई कोरोना से लड़ रहे हैं, लेकिन हर चीज के प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं। आज जो तस्वीरें देखी गई जी, ड्रिंक्स की दुकानों पे, दारू की दुकानों पे, वो सचमुच डरावनी है। लेकिन लोग क्योंकि इतने दिन से बंद थे और सडनली ये अनाउंसमेंट कर दिया गया कि भाई दुकानें खोल दी जाएंगी कल से, वहाँ कुछ मेरे सामने कुछ मैनेजमेंट होना चाहिए था जिससे कि इस चीज को कंट्रोल किया जा सकता है। और ये फर्स्ट डे भी था आज, इसलिए ये ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ी। लेकिन आगे से हमको एक तो ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा
कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए और मास्क वगैरह लगा के लोग जाएं। दारू की दुकान खुलना भी आवश्यक है, क्योंकि पब्लिक डिप्रेशन में चल रही है, लो फीलिंग हो रही है पब्लिक को, जो इसके एडिक्शन में, जिनको ये ड्रिंक्स का एडिक्शन है। डॉक्टर्स भी इवन कई मरीजों को प्रेस्क्राइब करते हैं कि भाई आप कूपन, ये लाइसेंस देते हैं डॉक्टर्स भी कि भाई ये आप ड्रिंक्स दे सकते हो। ये कुछ लोगों के लिए जरूरी भी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है कि हमको कोरोना कोविड-19 से लड़ना है, तो ये सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी बात मास्क, इनका यूज आवश्यक है। अब पुलिस कहां तक काम करेगी? पब्लिक को खुद को समझना होगा कि अगर आपको किसी दुकान पे जाना है तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का ध्यान रखें। दूसरी बात है इकोनॉमी, जो अपनी इकोनॉमी वाइज अपन देखें तो कुछ चीजें खोलना जरूरी भी है, आवश्यक भी है। आपने कहा जैसे कि पूजा छाबड़ा भी जुड़ी हुई है हमारे साथ में, मैं एक बार उनसे मुलाकात हुई किरोड़ी लाल जी के यहाँ, तो इस टाइम कम से कम ये मुहिम चलाएं अपन कि भाई ये बंद कर दी जाए। तो इससे मैं एग्री नहीं हूं, क्योंकि इस टाइम लोग बहुत डिप्रेशन में परेशान है लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन अभी और भी बढ़ सकता है जब तक ये सोसाइटी में एक भी केस रहेगा। तो हमको जान भी बचानी है, इकोनॉमी भी देखनी है, और तीसरी चीज है कि जो आज, क्योंकि 25-30-40 दिन बाद ये लॉकडाउन खुला था, एक साथ भीड़ पहुंच गई, उसको हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो दोनों चीजें, पब्लिक के हिसाब से भी हमको चलना पड़ेगा, इकोनॉमी के हिसाब से भी चलना पड़ेगा। तो ये फैसला गवर्नमेंट ने लिया है, दुकानें खोल दी, तो मेरे सामने कोई गलत फैसला नहीं है। पब्लिक को ये चाहिए, नहीं तो अगर हम शराबबंदी की बात करें तो ब्लैक में भी कहीं कहीं से ला रहे थे लोग बाग, तो पब्लिक को रिलीफ दिया गया है, ये ठीक बात है। लेकिन हम जिंदा भी रहना है तो इन सब लोगों को भी समझना पड़ेगा। और मेरे सामने कुछ सजेशन में देना चाहूंगा, होम डिलीवरी अलाउ कर दें, भाई आप घर से मंगवा लें तो आधी भीड़ तो कम वैसे हो जाएगी। और बाकी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और उसके हिसाब से उनको सेल की जाए। तो मेरे सामने कोई आज की तस्वीर को देखते हुए खतरा हो सकता है, लेकिन आगे अपन इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। और पर्टिकुलर कॉलोनी का एक डे फिक्स कर दिया जाए कि इस दिन इसको मिलेगी, इस दिन इसको मिलेगी, समथिंग लाइक दैट वी हैव टू डू। ठीक बात है, चलिए ठीक है, वापस आता हूं आपके पास। पूजा भारती, डॉक्टर महेश शर्मा को सुना होगा आपने। आज जिस तरह से लोगों की दीवानगी दिखी है शराब को लेकर, 40 दिन बाद जब आज दुकानें खुली तो जो भीड़ उमड़ी है, जो बेकाबू तरीके से लोग बाहर निकल कर आए हैं, सबको पता है कोरोना कितना बड़ा खतरा है, जान ले सकता है। लेकिन जान के ऊपर जाम की जो चाहत है, जो जिस तरह से भारी पड़ी है, इसको देखते हुए आपको लगता है क्या कि शराबबंदी की हमारी मांग व्यावहारिक है, जमीन पर उतर पाएगी कभी? जेपी जी, आपने जो भी बात की कि आज केवल राजस्थान में नहीं, पूरे देश में जब से ये शराब के ठेकों की खुलने की घोषणा हुई, तो पूरा देश के जो लोग हैं वो बाहर निकल के आए। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जो लोग बाहर निकल के आए वो उनकी दीवानगी नहीं कह सकते, वो लत कह सकते हैं, कि उनको एक नशे की लत लग चुकी है। और जो आज हुआ है, आज जो सरकारों ने ये फैसला लिया कि हमें लॉकडाउन 3 के दौरान शराब के ठेके खोलने चाहिए, तो कुछ लोगों की लत के कारण और अपने राजस्व को भरने के कारण आम जनता की जान को खतरा उत्पन्न कर लिया है। आपको ये बताना चाहूंगी कि 45 दिन तक जो लोग बिना शराब के घर में रह रहे थे, उन्होंने ये बता दिया कि हम शराब के बिना जी सकते हैं, हम शराब के बिना जी सकते हैं। और सरकार ने आज ठेके खोलकर ये साबित कर दिया कि बिना शराब के सरकार मर जाएगी। तो दोनों बातों में फर्क है कि 45 दिन तक जब तक शराब नहीं मिल रही थी, लोग घरों में रहकर अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत कर रहे थे, और ठेके खोलकर सरकार ने ये साबित कर दिया है कि शराब से जो प्राप्त कमाई है उसके बिना हमारी सरकार नहीं चल सकती है। और मैं ये कहना चाहूँगी
कि शराबबंदी करने से उन्होंने भी ये बता दिया है कि अगर शराबबंदी कर सकते हो तो उसके लिए जो हमारे पास जो 40 दिन का जो समय मिला उसमें उन्होंने ये बता दिया कि अगर शराबबंदी हो जाएगी तो हम शराब के बिना रह सकते हैं। उन्होंने ये बता दिया है अगर आप इस तरह से आसानी से उपलब्ध कराते रहोगे तो जो नशे की लत है वो तो आदमी को मजबूर करेगी वहां तक ले जाने के लिए। लेकिन आज जो सरकार ने ठेके खोलकर जो ये बात बताई उससे जो कोरोना योद्धा हमारे हैं जितने उन्होंने 45 दिन तक मेहनत की उन पर पानी फिर गया है। आज केवल शराब के कारण कितनी जान को खतरा हो गया है उसका रिजल्ट कुछ न कुछ दिनों में आपको सामने आएगा कि कितनी लोगों की जानों को खतरा हो गया है, क्योंकि हर दुकान के बाहर इतने लोगों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की कोई पालना नहीं की गई है। जब आम सरकार जब कोई राशन लेने जाता है, घरों से बाहर निकल रहा है, तो वहां पर पुलिस प्रशासन उनको नियमों की पालना करने की बताती है कि नियमों की पालना करती है, उनको लाठी चार्ज भी करती है, मुकदमे भी दर्ज करती है। लेकिन आज ऐसा क्यों नहीं हुआ? जब शराब के ठेके के बाहर इतनी भीड़ हुई, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, लॉकडाउन के नियमों की पालना नहीं की गई, तो कहाँ था सरकारी प्रशासन? क्यों नहीं आपने वहाँ पे पालना करने दी? बिल्कुल सही है, जायज सवाल है, बिल्कुल जायज सवाल है। वापस आता हूँ आपके पास, लेकिन मैं डॉक्टर महेश शर्मा एक बार फिर से आपका रुख कर रहा हूँ। और डॉक्टर महेश शर्मा, आपसे ये समझना चाहूंगा, पूजा छाबड़ा ने एक बहुत वैलिड बात कही कि 40 दिन तक लोग बिना शराब के रहे। लत जो होती है उसको छोड़ने के लिए एक वक्फा आदमी को चाहिए होता है। इस वक्फे को उस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता था या आगे ऐसा किया जा सकता है। तो ये जो मैं लत के बारे में आपसे समझना चाहूंगा, जिसको एडिक्शन कहते हैं और जिसको डी एडिक्शन सेंटर्स आप चलाकर उनके जरिए छुड़ाने की कोशिश करते हैं, क्या हम ये मानकर चल सकते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर शराब के उपभोग को लत मानते हुए इस तरह से खत्म किया जा सकता है? डॉक्टर महेश शर्मा, कितनी व्यावहारिक है बात? बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। मैं पूजा छाबड़ा जी से इस चीज में एग्री हूं कि भाई शराब बंदी होनी चाहिए, लेकिन इट इज नॉट द राइट टाइम, नंबर 1। नंबर 2, एडिक्शन की बात है। जो लोग एडिक्ट हैं वो तो कहीं न कहीं से अपना अरेंजमेंट कर रहे हैं, वो जो एडिक्टेड है वो तो अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन जो एंटरटेनमेंट के लिए ले रहे हैं, एंजॉयमेंट के लिए ले रहे हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम आई। वो लूट रहे थे पहले, तो उन्होंने बस वो गवर्नमेंट ने एडिक्शन सेंटर चलते हैं कि जहाँ ऐसे लोग हैं जो एडिक्टेड है, जो समाज के लिए खतरा, उनके लिए डी एडिक्शन सेंटर हैं। बाकी जो लोग एंजॉयमेंट के लिए चीजों के लिए ले रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन में लोग बहुत डिप्रेशन का शिकार हैं अभी, और बहुत लोगों की तो ये रात के लिए, लेकिन हमको डॉक्टर साहब आपकी आवाज ब्रेक होने लगी। मैं समय रहा तो आपके पास वापस आऊंगा और आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि क्या डिप्रेशन से बचने का एक कारगर जरिया है शराब पीना, ये आपसे समझने की कोशिश करूंगा। धीरेन्द्र राघव, आज की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं और बहुत चिंता के साथ देख रहे हैं, उनके हवाले से शराबबंदी की मांग को कितना जायज मानते हैं? धीरेन्द्र राघव जी, आज देखिए जेपी शर्मा जी, आज हम जिस वैश्वीकरण के दौर में जी रहे हैं, आज के दौर में जहां हिंदुस्तान अपनी योग्यता के आधार पर दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है, वहां शराबबंदी जैसा बातें औचित्य नहीं है, इनका कोई औचित्य नहीं है, ये व्यवहारिक नहीं है। शराबबंदी जिन जिन प्रदेशों में हुई है, आप देखिए वहां पे कितनी कालाबाजारी है, कितनी अवैध शराब मिलती है वहां पे, और उससे राजस्व और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है। आज जो हुआ है, मैं पूजा छाबड़ा जी की बात से सहमत हूं, आज जो हुआ है वो डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। आज जो हुआ है, आप देखिए 3 महीने के लिए आलू बंद कर दीजिए आप, और 3 महीने बाद में आलू की दुकानें खोलिए। क्या हम पहले नहीं देखते थे कि केरोसिन की जो राशन की दुकानें थी उन पे इस तरह की भीड़ पड़ती थी? इसमें जिस तरह सरकार और प्रशासन ने जैसे परचूनी की दुकानें, किराना स्टोर की दुकानें खुलाने के लिए, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 कांस्टेबल खड़े किए हर दुकान पे, उस तरह सुबह सुबह अगर 9 बजे दुकान खुली और 2 कांस्टेबल खड़े हो जाते तो लोगों की एक वो है, हर चीज को फॉलो करते हैं, जैसा हो रहा है वैसा चलते हैं। लूटापाटी मरती है, लूटापाटी होती है, डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन होता है। आज देखिए कितने से पुलिस प्रशासन ने पूरा देश में लॉकबंदी कराई।
गत वर्ष आप देखिए राजस्व का कितना फायदा है सरकार को। सरकार के लिए राजस्व का सबसे बड़ा जरिया अगर कोई है तो शराब है। 9,700 रुपए का राजस्व लास्ट ईयर शराब को सरकार को मिला था। और आप ये देखिए कि जब अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से हाथ साफ करने से कोरोना का बचाव हो सकता है, तो जब अल्कोहल गले में जाएगी तो ऑटोमेटिक ही बचाव होगा। और आप ये भी देखिए भारतीय सेना इसको डॉक्टर साफ कर चुके हैं, अपना डॉक्टर्स खुद इसको कई बार साफ कर चुके हैं कि ये दोनों अलग चीजें हैं। हाथों को अल्कोहल से धोना और गले से अल्कोहल का हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जाना, इन दोनों में फर्क है। लेकिन आपने जो वैश्वीकरण की बात कही है, मैं उस पर आना चाहता हूं। ये बात इस नुक्ते नजर से काफी हद तक समझ में आती है कि दुनिया से अलग थलग इस तरह का देश क्या हम बन सकते हैं जहां पर शराब पूरी तरह से बंद हो। जब सारी दुनिया में शराब का कंजम्पशन है वो एक आम चीज हो गया है, लोगों के रूटीन में शामिल हो गया है, लाइफस्टाइल का एक जरूरी हिस्सा बन गया है। ऐसी स्थिति में क्या हम इतनी हिम्मत दिखा सकते हैं कि हमारे देश में शराब हम भी नहीं पिएंगे और बाहर से कोई मेहमान आएगा, चाहे वो कॉरपोरेट मीटिंग्स के लिए आए, चाहे वो जो प्रशासनिक डेलीगेशंस आते हैं हायर लेवल के, उनको भी हम हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांग लेंगे कि नहीं, ना हम पीते हैं ना पिलाते हैं। क्या ये संभव है? ये बात जरूर सोचने वाली बात है। धीरेन्द्र राघव, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? देखिए जेपी शर्मा जी, जी देखिए जेपी शर्मा जी, यह बात सिर्फ भाषणों में, अपने स्पीच में, अपनी डिबेट में अच्छा लगता है। यह व्यवहारिक नहीं है कि हिंदुस्तान में शराबबंदी कर सके। आज आप देखिए कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है, उसके साथ 50 लोगों का डेलीगेशन आता है। क्यों भारत सरकार उनको 5 सितारा होटलों में शराब परोसती है? क्या उनके आवागमन की और उनके ऐशो आराम की पूरी व्यवस्था नहीं करती सरकार? आज कारपोरेट कल्चर है, हम जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, आज वैश्विक दौर है, उस दौर में हम हिंदुस्तान को क्या रामराज्य बनाने में उसमें चल रहे हैं कि शराबबंदी कर देंगे तो हिंदुस्तान बहुत आगे चल जाएगा। मेरा ये मानना है कि शराब से लोगों का एंटरटेनमेंट होता है, स्ट्रेस दूर होता है, लोग मानसिक तनाव में नहीं रहते। शराब से एक रिलैक्सेशन होता है, लोगों को अच्छी नींद आती है। हाँ, ये बात अलग है कि हर चीज का ज्यादा उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चाहे वो अपन जूस ही पी के देख लो, हर चीज को अगर लिमिटेशन में लिया जाए तो दवा और दारू का तो हमारा इतिहास गवाह है, दवा और दारू का प्रचलन शुरू से है कि भाई दवा दारू ले लेना अगर तेरे को कुछ हो जाए तो। हाँ, ठीक है धीरेन्द्र राघव, आऊंगा आपके पास वापस। रतन बिश्नोई जी, आप सुन पा रहे होंगे मुझे। रेवेन्यू को लेकर बात आती है, जब भी शराबबंदी की बात आती है, शराब के प्रचलन को डिस्करेज करने की बात आती है, तब रेवेन्यू की बात जरूर आती है। तो मुझे ये समझाइए कि सबसे ज़्यादा अगर हम एथिक्स की भी बात करें, सोसाइटी की भी बात करें, हमारी संस्कृतियों की बात कर लें, तो जो अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ तो शराब को हराम माना गया है। लेकिन पर्यटकों के लिए कई देश ऐसे हैं, इस्लामिक देश ऐसे हैं जहाँ पर उन्होंने शराब की बिक्री को बंद नहीं किया है। वहाँ लोग जाते हैं, वहाँ कारोबार करते हैं, वहाँ रहते हैं या पर्यटन के लिए जाते हैं, वो शराब का सेवन करते हैं। तो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि क्या राजस्व इतनी बड़ी मजबूरी है सरकारों के लिए? केवल भारत सरकार की बात नहीं कर रहा मैं, सभी दूसरे देशों की बात कर रहा हूँ। क्या राजस्व इतनी बड़ी मजबूरी है या शराब का राजस्व इतना ज़्यादा है कि इससे समझौता करना ही पड़ता है? रतन बिश्नोई जी। जेपी शर्मा जी नमस्कार। काफ़ी पॉइंट्स है इसके बारे में कि राजस्थान की बात करें तो एक्साइज से ड्यूटी बहुत बड़ा अमाउंट है राजस्थान गवर्नमेंट के लिए और इंडिया गवर्नमेंट के लिए भी। मेरा ये मानना है कि शराबबंदी को न तो राजस्थान, न कोरोना, न इंडिया से जोड़ के देखा जाना चाहिए। एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड ऑर्डर हो रहा है, इस दुनिया बदल रही है। अब आप पुराने बहुत सारी चीजों के साथ जी नहीं सकते। मैं कहता हूँ कि आपके अरब देशों में, मैं कहता हूँ आपके इंडिया में बहुत सारी जगह शराब बेची जाती है, उपयोग की जाती है। तो 100% गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू एस्पेक्ट होता है। दूसरा, गवर्नमेंट ने ये पता कर लिया है, गवर्नमेंट को पता है कि शराबबंदी कानून के जरिए बंद हो नहीं सकती, और अगर कर देंगे तो कानून की धज्जियां उड़ेगी, जैसे आज उड़ी। जैसे ये डिस्टेंसिंग का मैटर था तो नहीं हो पाया, तो इसलिए नहीं हो पाया कि राजस्थान की जनसंख्या 7 करोड़, दारू पीने वाले होंगे माना कि 50 लाख, 1 करोड़, और पुलिस है 90,000,
हाँ जी, अब हाँ उस जी। पुलिस को भिंडी वाले के वहां खड़ा करें, ट्रैफिक वाले के खड़ा करें, पानी वाले के खड़ा करें, पुलिस कहाँ खड़ी हो। तो मेरा इश्यू सही है। ये है कि ये ग्लोबलाइज दुनिया है, हमको सिविक सेंस सीखना पड़ेगा। जी, गवर्नमेंट को कानून का हर समय कानून क्या करेगा सर? कानून तो भारत का संविधान कितनी बार चेंज हो गया, 100 से ऊपर संशोधन हो गए, समस्याएं बहुत सारी वहीं की पड़ी है। तो गवर्नमेंट को, सोसाइटी को सबसे पहले अपने सिटीजन्स को अपग्रेड करना पड़ेगा, एथिकली, मोरली, उसको प्रैक्टिकली समझाना पड़ेगा कि ये गलत क्यों है। सरकार सही कर रही है। सरकार, जेपी शर्मा जी, मैं आपको बताऊं, करोड़ों रुपयों में ठेके उठाए लोगों ने, करोड़ों रुपयों में अपने घर बेच के। आजकल एक्साइज पॉलिसी ऐसी है कि सब ये लॉटरी सिस्टम हो गया। और जिस आदमी ने 10 करोड़ का ठेका लिया और उसके अगर 2 महीने ड्राई चले गए तो मर गया। ये एथिक्स की बात है, ये लीगलिटी की बात है, लोकल कोर्ट में जाएंगे। दूसरी बात है कि शराबी क्यों, अफीम भी तो बंद है, बाकी बहुत सारी चीजें बंद करने के साथ। तो कहने का मतलब यह है कि शराब बंदी प्रैक्टिकल नहीं है जब तक लोगों को हम मोरली और सोशली अवेयर नहीं कर दें। जैसे दुनिया के अंदर लोग शराब पीते हैं, ठीक है, ठीक है, इंग्लैंड अमेरिका में पीते हैं, लेकिन भीड़ नहीं करते, ढंग से पीते हैं। तो इंडिया के अंदर कानून से पहले लोगों की समझाइश करनी पड़ेगी। अब 130 करोड़ की भीड़ है, या कभी शाहीन बाग बन जाता है, कभी कोई इश्यू आ जाता है, तो पुलिस को ये कहना या सरकार ने गलत किया, ये सही नहीं मानता मैं। हाँ, थोड़ा इसमें ये हो सकता था कि थोड़ा इसको और सिक्योरिटी को थोड़ा ठीक करते, लोगों को थोड़ा रखते। लेकिन लोगों की भी समस्या है कि 45 दिन से जो दारूड़िए पड़े हैं, व्यवस्थित तरीके से किया जाता। ये फैसला अगर किया भी गया है तो इसकी मॉडलिटीज तय कर ली जाती, इसका अंदाजा होना चाहिए था कम से कम कि किस तरह की भीड़ लगेगी और उसको कैसे काबू किया जा सकेगा। पूजा छाबड़ा, बिल्कुल कम समय बचा है मेरे पास, लेकिन जैसा ये जो उभर कर आता है एक इंप्रेशन, उसके लिहाज से मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि देखिए, रेवेन्यू की मजबूरी अपनी जगह पे है और करोड़ों लोगों को की लत डंडे के जोर से नहीं छुड़ाई जा सकती, ये बात भी समझ में आती है। तो फिर क्या ये रास्ता बेहतर नहीं होगा? पूजा छाबड़ा, जो आंदोलन आप कर रही हैं और आपके साथ बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो चाहते हैं कि शराबबंदी हो, तो हमने बीच में खबरें देखी हैं, बहुत सारे गांव की महिलाओं ने ये बीड़ा उठाया कि हमारे गांव में शराब नहीं बिकेगी। उन्होंने अपने पुरुषों को इस बात के लिए जागरूक किया कि शराब ना खरीदें, शराब ना पिएं। तो जन जागरण के जरिए, जैसा रतन बिश्नोई कह रहे हैं और डॉक्टर महेश शर्मा, धीरेन्द्र ने भी कहा कि लोगों में ये अवेयरनेस क्यों नहीं लाई जानी चाहिए कि उनको समझ में आए कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है और कितना अच्छा है, कितना बुरा है। पूजा छाबड़ा। बिल्कुल, महेश शर्मा जी का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा शराबबंदी आंदोलन में हमारे को सहयोग भी किया है। और ये बताना चाहती हूँ कि शराबबंदी आंदोलन की जब से हमने राजस्थान में अलग जगाई, तो हमने काफ़ी गाँव की जो पंचायतें हैं उन्होंने वोटिंग करवा के हमने पंचायतों को शराब मुक्त भी कराया और 95% लोगों ने वोटिंग करके अपनी पंचायतों को शराब मुक्त कराया है। तो ये जागरूकता के कारण संभव हो पाया है कि लोगों को जब हमने शराब के दुष्परिणाम बताए कि इस तरह से घर परिवार बर्बाद हो जाते हैं, तो लोगों ने इस कानून को अपनाकर अपनी पंचायतों को शराब मुक्त बनाया। अभी तक राजस्थान में 4 पंचायतें शराब मुक्त हो चुकी हैं, वो भी वोटिंग के आधार पर। जिस तरह से एमएलए की वोटिंग होती है, एमपी की वोटिंग होती है, उसी तरह वोटिंग करके अपनी पंचायत को शराब मुक्त बनाया है। जेपी जी 95% माने पूरे पंचायत का जितना भी पोल है उसका 95% लोग वोटिंग करके ये जता रहे हैं कि हमें शराब का ठेका नहीं चाहिए। तो आप जन भावना देखिए कि जब लोग कह रहे हैं कि हमें शराब का ठेका नहीं चाहिए, वहां पर शराब बंद हो जाती है, वहां पे शराब की पाबंदी हो जाती है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी पीड़ा जताना इसी रास्ते में मुझे लगता है पूजा जी चलना चाहिए। जहां लोगों ने ये संदेश दिया कि हमें नहीं चाहिए, वहां तो सरकार ने थोपा नहीं। तो समय हो गया पूजा जी। तो हमको इस तरह से भी अपनी बात रखने के बारे में सोचना चाहिए कि हम खुद खारिज करें कि हमको नहीं चाहिए, सरकार थोपेगी नहीं। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।